सेम लाइन पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n बोलने का मतलब कि n बाई n ऑर्डर, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाई आई एन। एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई एन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ, अभी और भी 2 टाइप्स बचे हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, एक बार सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने देखा ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं उसको एक बार सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सारे मैट्रिसेस के लिए हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, जितने भी दुनिया के मैट्रिसेस हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस सेट के अंदर क्या होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स वाला सेट आएगा, इसके अंदर क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट आएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट बन गया हमारे पास। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका सेट आ गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हमने बोल दिया, इसको हमने बोला सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आएगा आपको स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, सेट ऑफ अब इस स्केलर मैट्रिक्स के भी अंदर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये सारे जो मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये जितने भी मैट्रिसेस होंगे ना, यहाँ पे ये सारे मैट्रिसेस क्या होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे। जितने भी मैट्रिसेस होंगे यहाँ पे, ये सब मैट्रिसेस जो होगा स्क्वायर नहीं होगा। अब मान लो कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिया, तो ये किस सेट में आ रहा है, ये आ रहा है सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो देख लो, बड़े वाले जो ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देख लो, ये पॉइंट हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में तो आ रहा है बट स्केलर के अंदर नहीं आ रहा है। बट अगर यहाँ पे हमने कोई पॉइंट उठा लिया तो ये तो हमारा स्केलर, ये बॉक्स किसके लिए बना है, ये तो स्केलर के लिए बना है। तो स्केलर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी, और मैट्रिक्स तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे हमने कोई पॉइंट उठा लिया तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले सेट में आ रहा है, तो स्केलर भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्क्वायर भी होगा। कहने का क्या मतलब है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा हमेशा, मतलब कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स वो हमेशा क्या इम्प्लाई करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स को। बट यहाँ से डायगोनल ये स्केलर को इम्प्लाई करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
अब जैसे यूनिट मैट्रिक्स जो है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमेशा किसे इम्प्लाई करेगा? स्केलर मैट्रिक्स को। बट यहाँ से रिवर्स ट्रू नहीं है। आ रही बात समझ में? और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, और ये जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गए, स्केलर मैट्रिक्स हो गए और यूनिट मैट्रिक्स हो गए, ये सारे क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप में क्या है हमारा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप में पढ़ते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूटीएम। यूटीएम ये होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अपर ट्रायंगुलर यूटीएम को हम डिफाइन करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या चल रहा है? टाइप चल रहा है, ऑर्डर है n क्रॉस n का। इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ कब? इफ aij क्या हो? aij इज इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। मतलब कहने का ये मतलब है कि जहाँ भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर हो, उस केस में उस एलिमेंट को क्या होना होगा? 0 होना होगा। जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर हो तो उस एलिमेंट को क्या होना होगा? 0। देखो ऐसे 3/3 के केस में एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। 3/3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स क्या होगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3/3 ऑर्डर का हमने एक जनरल मैट्रिक्स उठा लिया। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का। अब ये बताओ, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा क्या डायगोनल एलिमेंट है। इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर के होंगे एलिमेंट, वो क्या होंगे? उनके लिए i ग्रेटर देन क्या होगा? इसके लिए देखो, इस 3 एलिमेंट के लिए देखो, इसके लिए क्या हमारा i लेस देन j। और इस 3 एलिमेंट के लिए देखो, इस 3 एलिमेंट के लिए, इस 3 एलिमेंट के लिए क्या है? i इज़ ग्रेटर देन j। इसके लिए देखो i इज़ ग्रेटर देन j। ये ट्रू होता है हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होता है, और जो डायगोनल के नीचे एलिमेंट होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब aij 0 हो, मतलब कि ith रो jth कॉलम का एलिमेंट 0 हो। बट उसके लिए कंडीशन क्या बोल दिया कि जहाँ पे i j से बड़ा हो, मीन्स नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर हो। ठीक है, तो उसके लिए तुम देखो, अगर इस ए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है तो उस केस के लिए क्या होगा? उसमें क्या होगा कि जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं, मीन्स A21 ये और A31, सॉरी i इज ग्रेट, ठीक है, A31 और A32 जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है, इनको 0 होना होगा, तभी जाके ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब एक एग्जांपल देख लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ये भी एग्जांपल है, एक बी सेट देख लो, 3/3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो बस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। अपर के लिए उल्टा होता है, अपर में डायगोनल के नीचे और लोअर में डायगोनल के लिए के ऊपर, सॉरी। जैसे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे मान लो -1 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया,
अब जो नीचे वाला एलिमेंट आएगा ना वो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट आएगा। अब जो लिखूंगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट होगा, उसको जीरो होना कंपलसरी है अपर ट्रायंगुलर के लिए। तो ये जीरो हो गया। मान लो ये 5 ले लिया, ये 3 हो गया। फिर ये भी ज़ीरो होना है, इसको भी ज़ीरो होना है। अब चाहो तो इसको तुम ज़ीरो करो या नहीं करो, मान लो ज़ीरो ही हमने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है कि नहीं। अब डायगोनल के अंदर क्या हो रहा है या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायगोनल के नीचे के एलिमेंट देखने हैं। जैसे इसमें देखो ये डायगोनल का भी एक एलिमेंट ज़ीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये डायगोनल के ये जो 3 एलिमेंट है ये ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब ये यूटीएम हो गया, मीन्स बी क्या हो गया हमारा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। चाहो तो 4x4 ऑर्डर का भी एक लिख सकते हो मैट्रिक्स। अगर एक 4x4 ऑर्डर का अगर तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना चाहते हो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1 -1 3 कुछ भी 6 ले लिया, ज़ीरो। अब ये डायगोनल के नीचे का एलिमेंट आएगा तो उसको ज़ीरो होना कंपलसरी है। अब ये जो आएगा एलिमेंट ये कौन सा आएगा, डायगोनल का एलिमेंट। मान लो इसे 3 ले लिया, इसे 9 ले लिया, इसे 4 ले लिया। अब अगला जो मैं लिखूंगा ना थर्ड रो के 2 एलिमेंट, ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट होंगे तो इनको 0 0 होना कंपलसरी है। अब ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होंगे तो इनको 0 0 होना कंपलसरी है। अब जो मैं एलिमेंट लिखूंगा ये डायगोनल के एलिमेंट लिखूंगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसमें जो फोर्थ रो में जो 3 एलिमेंट लिखूंगा वो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होंगे जिनको 0 0 होना कंपलसरी है। ये भी 0, ये भी 0। अब इसको तुम, ये तो डायगोनल के एलिमेंट है, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो 0 कर दो, चाहो तो नॉन ज़ीरो कर दो। मान लो इसको 7 ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया हमारा, एक 4x4 ऑर्डर का यूटीएम हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक दो नोट देख लो, नोट में क्या बोला जा रहा है। इसमें यह है कि एक रिमार्क देख लो, रिमार्क में क्या है, रिमार्क में 1 देख लो। फर्स्ट रिमार्क क्या है, फर्स्ट रिमार्क में बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या होगा, वो होगा n² - n/2। कम से कम इतना तो ज़ीरो होगा। अगर कोई हमारा इस यूटीएम है n ऑर्डर का, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, और अगर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कम से कम उसमें इतने ज़ीरोज़ तो होंगे ही होंगे, इस बात की गारंटी है। कम से कम इतने ज़ीरो होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इससे कम ज़ीरो नहीं हो सकते। अब कैसे, वो कैसे देख लो, तुम यहाँ एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले ये बताओ, ये अगर ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इस 3 एलिमेंट को ज़ीरो होना है, इस 3 एलिमेंट को, एक तो इसको ज़ीरो होना है, एक तो इसको ज़ीरो होना है, एक तो इसको ज़ीरो होना है। फिर मैंने क्या बोला था कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। और डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3, तो डायगोनल में देख लो 3 एलिमेंट्स है। और डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होते हैं, नंबर में सेम होते हैं। अब अगर ये यूटीएम है तो कम से कम इस 3 एलिमेंट को, एक इसको, एक इसको और एक इसको ज़ीरो होना है। तो इसमें कितने एलिमेंट को ज़ीरो होना है, कम से कम 3 एलिमेंट को ज़ीरो होना है। तो ये 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे भी पहले इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे। उस 9 में से टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3², इतने एलिमेंट्स होंगे टोटल मैट्रिक्स में। उसमें से मैंने डायगोनल के एलिमेंट्स को हटा दिया। अगर ऑर्डर 3 है तो डायगोनल में भी 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो एलिमेंट आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये डायगोनल के ऊपर का और डायगोनल के नीचे का नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है। देख लो 9 - 3 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो देख लो 1 2 3 1 2 3, ये डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट आ रहा है। बट मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो होने के लिए सिर्फ हमें ये 3 ज़ीरो चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 आ गया। देख लो 6 / 2 3 आ गया। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ।
अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब उसमें से अगर मैंने डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, जो भी ऑर्डर है उतने ही एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में। तो टोटल में से डायगोनल हटा दिया तो क्या बचा, ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट बचा, डायगोनल के ऊपर का और डायगोनल के नीचे का। और हमें पता है कि डायगोनल के ऊपर का और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट सेम है, दोनों तो एलिमेंट सेम है ना। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इन तीनों को जीरो चाहिए, इन तीन एलिमेंट ही को तो हमें काउंट करना है। तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1/2। तो यहाँ पे 3 की जगह n ले लोगे तो नहीं हो जाएगा n × n - 1/2। क्या लिखा मैंने, n² - n/2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आ जाएगा n² - n/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूटीएम का मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। कम से कम कितने जीरो होंगे, जनरल केस में लेंगे तो n² - n/2। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ये होगा n² - n/2 + n + 1। फिर आ जाओ इस एग्जांपल में, आ जाओ इसमें, आ जाओ। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस यूटीएम में कितने हो सकते। तुम इसको ऐसे देखो, अगर ये यूटीएम है तो ये 3 एलिमेंट तो ज़ीरो है, तो इन तीनों एलिमेंट के लिए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट काउंट होगा ज़ीरो। बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई यूटीएम है n ऑर्डर का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतने डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते, इससे ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं हो सकते अगर वो यूटीएम है n ऑर्डर का। तो समझ में आ रही बात, वही मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बताओ ऑर्डर क्या है, 3/3 ऑर्डर है। तो 3/3 ऑर्डर है तो उसके इस डायगोनल के नीचे के जो 3 एलिमेंट हैं ये तो 0 0 होंगे, तो इन 3 एलिमेंट के लिए तो एक ही एलिमेंट काउंट होगा 0। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्री की बात करें तो इसके लिए तो 0 काउंट होगा। अब ये हो सकता है कि डायगोनल में भी ये 3 एलिमेंट डिफरेंट हो जाए और डायगोनल के ऊपर भी ये 3 एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज आ जाएंगे। तो इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के लिए हमने क्या लिखा है, ये n² - n/2, ये डायगोनल के नीचे के लिए लिखा है। बिकॉज डायगोनल में के नीचे कितने एलिमेंट होंगे, n² - n/2, ये इसके लिए लिखा है। सॉरी गलत बोल दिया मैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट में तो एक ही होगा ना 0, तो उसके लिए 1 लिखा है, ये लिखा है, सॉरी ये 1 लिखा है। यहाँ समझ रहे हो बात को, ये देखो ये 1 लिखा है, बिकॉज डायगोनल के नीचे तो 3 एलिमेंट है, ये तीनों 0 है, तो उसके लिए 1 लिखा है। ये n किसके लिए लिखा है, ये n, चलो मैं लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है, 1 किसके लिए लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये 1 किसके लिए लिखा है, फॉर एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के लिए। ये n किसके लिए लिखा है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। और ये n² - n/2 ये किसके लिए लिखा है, फॉर एलिमेंट्स एबव द डायगोनल। देख लो ना, डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट होंगे, डायगोनल के ऊपर के ये जो 3 एलिमेंट होंगे, डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट क्या होंगे, 3² - 3/2 यही होंगे ना। डायगोनल के नीचे क्या होंगे, 3² - 3/2। तो ये जो लिखा है मैंने n² - n/2, ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट के लिए लिखा है, और इस नीचे के लिए ये तो 3 0 होगा, तो उसके लिए सिर्फ ये 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया। और ये n किसके लिए आया, n आया फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों, हो गया हमारा यूटीएम। तो ये था हमारा 4th टाइप, कौन सा टाइप था, 4th 5th लास्ट टाइप है, इसको देख लेते हैं। लास्ट टाइप हमारा 5th टाइप।
अब ये होगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, LTM। बस जस्ट अपोजिट है, सब कुछ इसका अपोजिट है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि फिर हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स लिया हमने A, क्या लिया, AIJ, n/n ऑर्डर का लिया, इज ए LTM। अगर ये LTM है देन AIJ 0 होगा फॉर ऑल I लेस देन J। अब I लेस देन J का क्या मतलब होगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, छोटे हो। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से छोटे कब होते हैं, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स के लिए। यही होता है ना यार, देखो ना इन तीन के लिए, देखो रो जब भी होगा जहाँ भी होगा इन तीन के लिए नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है। तो LTM में ये हो जाएगा, मतलब कि AIJ 0 होना चाहिए फॉर ऑल I लेस देन J, ये हमारा LTM हो जाएगा। चलो एक LTM देख लेते हैं। मान लो A मैट्रिक्स हमने लिया। अब डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट से और डायगोनल के एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, 0 हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कि हमने 3/3 ऑर्डर का LTM लिखना है, तो ये हो गया 1। फिर ये ऊपर का एलिमेंट आएगा तो ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। फिर मान लो 4 लिखा, ये अब ये डायगोनल की 4 क्या, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट। अब जो एलिमेंट लिखूंगा ये डायगोनल के एलिमेंट आएगा, मान लो इसे 2 लिख दिया। इन सब पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो एलिमेंट लिखूंगा, थर्ड एलिमेंट जो लिखूंगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, वो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट होगा, तो ये 0 होना चाहिए। सेम लाइन पे -1 4 लिख दिया, ये 0 हो गया। ये 3/3 ऑर्डर का एक हमें LTM मिल गया। तो देख लो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये ना डायगोनल एलिमेंट, इसके ऊपर ये जो 3 एलिमेंट है ये क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये हमारा एक 3/3 ऑर्डर का LTM आ गया। चाहो तो तुम एक दूसरा ले लो, 2/2 ऑर्डर का भी LTM ले सकते हो। मान लो 1 0 3 4, ये हमारा 2/2 ऑर्डर का LTM हो गया। मतलब ये डायगोनल है, डायगोनल के 2 एलिमेंट है 1 और 4, तो उसके ऊपर जो एलिमेंट है वो 0 है। ऐसे ही सेम लाइन पे तुम क्या कर सकते हो, 4/4 ऑर्डर का भी LTM ले सकते हो। ठीक है, समझना है ऐसे। अब सेम लाइन पे वही बात, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक रिमार्क बोलेंगे। रिमार्क फर्स्ट क्या है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कम से कम कितना 0 होना चाहिए, जितना 0 कम से कम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम जितना 0 होना चाहिए उतना ही सेम 0 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, इस डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, इसमें डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो जितना कम से कम 0 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होना चाहिए उतना ही कम से कम 0 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम आएगा ना, क्या होगा वही n² - n/2। ये हो गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन LTM। सेकेंड में आते हैं हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज। सेम फॉर्मूला आएगा यार, n² - n/2 + n+1। सेम फॉर्मूला आएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई खास डिफरेंस ही नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होगा, नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट 0 होंगे। फॉर्मूला तो सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा
जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसमें फर्स्ट आएगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। बट एक बात याद रखना, मैट्रिक्स का डिवीज़न नहीं होता है। दो मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है फिर, ओके।